तो चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छे से होंगे, उम्मीद से होंगे, होप ये करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि एक सीरीज़ चल रही है सीयूईटी एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग, जो पॉलिटिकल साइंस का पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे लिया एक स्टेप है। तो उसका जो पहला यूनिट है वो है अ, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि कांग्रेस के रिगार्डिंग है। उसके हमने यहाँ पे 60 एमसीक्यूज डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आज जो हम इसकी बात करेंगे वो 61 से ऑनवर्ड्स होगा टिल 70 ऑब्जेक्टिव्स तक, ठीक है ना, एमसीक्यूज तक। तो इसको हम यहाँ पे आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाली टाइम पीरियड में आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे आप 11th से बिलोंग करते हो, 8th 9th 10th या 12th से बिलोंग करते हो, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटी सेक्शन के लिए यहाँ पे मैं आपको पूरी हेल्प करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं स्टार्ट बेटा। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें से हम क्या करेंगे, हम जैसे कि आपको पता ही होगा, हर एक ऑप्शन को क्या करते हैं हम जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि कौन सा स्केड्यूल ऐसा है जो बेटा डील करता है सेंटर और स्टेट रिलेशंस की, दैट मीन्स जो फेडरलिज्म से है, ठीक है ना। तो आंसर, सबसे पहले इसके आंसर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं, जो इसको थोड़ा ज़ूम करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, 61, क्वेश्चन 61 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 61। इसका जो आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा आंसर नंबर ए, ठीक है ना, वो है 7th स्केड्यूल। तो आंसर ए इसका जो राइट आंसर होगा वो है 7th स्केड्यूल। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, वो है बेटा 7th स्केड्यूल, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा आप। हाँ, 7th स्केड्यूल इसका जो आंसर है, 7th स्केड्यूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये याद रख लेना, ठीक है। पेज कन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा। तो ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस इज द राइट आंसर। अब हर एक ऑप्शन की यहाँ पे बेटा बात करेंगे, ठीक है। हर एक ऑप्शन की यहाँ पे बात करेंगे, असल में बाकी ऑप्शंस के साथ क्या, पहले इसी की बात करेंगे। ये जो 7th स्केड्यूल है ना, 7th स्केड्यूल, और यू कैन राइट हियर जस्ट लाइक दिस, 7th स्केड्यूल, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। तो फिर से ये जो 7th स्केड्यूल है, 7th स्केड्यूल की पहले बात करेंगे। 7th स्केड्यूल में है क्या, स्केड्यूल, 7th स्केड्यूल। इसमें आपको क्या याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th स्केड्यूल है ना, उसमें से आपको 3 लिस्ट मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। नंबर 1 लिस्ट जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको यूनियन लिस्ट। क्या मिलता है आपको, मिलता है यूनियन लिस्ट, ठीक है। नंबर 1 आपको यूनियन लिस्ट मिलता है, इसमें यूनियन लिस्ट, जिसमें से आपको पता है इसमें से वो सब्जेक्ट डील करते हैं जो खाली सेंटर के पास उसके रिगार्डिंग पावर होगा और सेंटर ही उसमें लॉज बना सकता है। नंबर 2 इसमें डील करता है बेटा स्टेट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें खाली और खाली स्टेट ही उसमें से रूल्स बना सकता है। एंड बात करेंगे नंबर तीसरे की, वो इसमें आपको डिस्कस किया जाता है कंक्यूरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों स्टेट एज वेल एज वहाँ पे सेंटर वहाँ पे क्या कर सकता है बेटा, एज वेल एज स्टेट एंड सेंटर दोनों वहाँ पे रूल बना सकते हैं। तो इस स्केड्यूल में यहाँ पे ये जो है चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और एक्चुअली दिस स्केड्यूल डिफाइंस द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पे इसमें है क्या, ये आप लिख लेना, इसमें से डिवीजन ऑफ पावर्स भी भूला गया है, डिवीजन ऑफ पावर्स को डिस्कस किया गया है। डिवीजन ऑफ पावर्स किसके दरमियान सर, बिटवीन सेंटर सेंटर एंड स्टेट, ठीक है बेटा। तो इनके बीच में ये, अच्छा बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, चलिए। अब इसमें ही ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, वो हम इस कलर से लिखेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी डील किसके साथ करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 8th स्केड्यूल, है ना। जैसे आप देख देख भी रहे हो यहाँ पे, देख भी रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। 8th स्केड्यूल है ऑप्शन नंबर बी, 8th स्केड्यूल, 8th स्केड्यूल। अच्छा 8th स्केड्यूल है, ये किसके साथ डील करता है, 8th स्केड्यूल जो है वो बेटा डील करता है 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के साथ। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हमारी कश्मीरी भी हैं। तो
ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेजेस के साथ बेटा ये डील करता है, ठीक है ना। तो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के साथ ये डील करता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख लेना। तो ये उसके साथ डील करता है। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है 10th स्केड्यूल, है ना। तो 10th स्केड्यूल क्यों इसका आंसर नहीं था, ठीक है ना। 10th स्केड्यूल इसलिए आंसर नहीं था क्योंकि वो बेटा डील जो करता है ना, 10th स्केड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, ठीक है ना। याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ। इसकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है, इसके बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है इसका बेटा 6th स्केड्यूल। कौन सा? 6th स्केड्यूल, 6th स्केड्यूल, 6th स्केड्यूल। ऑप्शन नंबर डी जो 6th स्केड्यूल है ना, ये किसके साथ डील करता है बेटा? ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ की? उनके साथ ये डील करता है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज की, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन किन की सर? ट्राइबल एरियाज की, ट्राइबल एरियाज की। उसमें से कौन कौन से एरियाज आपको याद रखने हैं? जैसे असम एक स्टेट है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, ये आर्टिकल उसके साथ डील करता है। और इसमें से आपको बेटा याद रखना है, हाल ही में जो लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें सोनम वांगचुक साहब अभी जेल में हैं, वो भी इसी 6th स्केड्यूल की डिमांड कर रहे हैं कि उनको 6th स्केड्यूल में क्या करना है, उनको इंडिया को डिमांड कराएं कि हमें भी इस 6th स्केड्यूल के अंदर में रख लो। एक तो आसाम आ जाएगा, इसमें मेघालय इसमें आता है, ठीक है ना बेटा, मेघालय। तो त्रिपुरा एक और स्टेट है जो इसमें आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको। त्रिपुरा इसमें आता है और इसमें मिजोरम भी आता है, ठीक है ना, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्लियर होता है। इसको अगर कोई स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, एक मिनट दीजिएगा बेटा, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, इसको फिर से ओपन करेंगे। हाँ, तो हो गया ये, इसमें से ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास बेटा अभी कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? क्वेश्चन नंबर 62 की, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तो 62 की बात करेंगे। इसको यहाँ पे करेंगे रब, जो ये वाला है इसको करेंगे यहाँ पे रब, ठीक है। अब 62 की बात करेंगे, 62, ठीक है। इसको एक मिनट दीजिएगा, रब करेंगे तो फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर बेटा 62, 62 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ लेना। 62 क्वेश्चन हमें बोल रहा है, इसको ड्रा करेंगे। 62 क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो किसके, जो वो किसको हक है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे। क्या ये हक पार्लियामेंट को है, क्या ये प्रेसिडेंट को है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को है, या इलेक्शन कमीशन को ये है? तो इसमें से जो राइट आंसर है ना, तो राइट आंसर आप लिखोगे इसमें से सुप्रीम कोर्ट को है जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग पावर। अब मसला है सर ये जुडिशियल रिव्यू है क्या, ठीक है ना बेटा। जुडिशियल रिव्यू है क्या, इसको समझेंगे। जुडिशियल रिव्यू इसमें से जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट आप लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले में ये होता है कि अगर कभी भी पार्लियामेंट में कोई लॉ बनेगा, या अगर कभी भी बेटा हाई कोर्ट में कोई लॉ बनेगा, सॉरी, अगर कभी भी पार्लियामेंट में लॉ बनेगा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लॉ बनेगा, उसमें क्या होता है, अगर लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाया गया या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पब्लिक के लिए नुकसान है या कोई राइट का वायलेशन हो रहा है, देन उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो इसमें से जो अगेंस्ट बॉडी होगी, जो अगर किसी ने पीआईएल इसमें डाल दिया, या कोई भी अगर इसमें से
अपोज करना चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। वहाँ पे इसको फिर से देखा जाएगा और इसको देखा जाएगा कि क्या वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इफ़ दे फाउंड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इट वायलेट्स एनी लॉ और इट वायलेट्स एनी राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन स्ट्रक डाउन दैट पर्टिकुलर लॉ। यहाँ पे आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो है बोला। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू हम जा सकते हैं, यहाँ पे आप याद रख लें सर। आर्टिकल नंबर 32 एक है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है ना, एक आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके थ्रू हम कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एससी जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के थ्रू हम अपील कर सकते हैं सर, इट इज़ आर्टिकल नंबर 32। तो ये है। और हाई कोर्ट के लिए जो बेटा आपके पास आर्टिकल आ जाएगा ना, इट विल बी आर्टिकल नंबर 226। तो रिमेंबर इट। ठीक है ना। अच्छा, पार्लियामेंट क्यों नहीं है इसमें आंसर, अगर यहाँ पे बात करेंगे फिर से आइए आप यहाँ पे। सर व्हाई नॉट पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट का जो काम होता है ना, वो होता है लॉ को बनाना, है ना। जैसे आप लोगों को पता है सर, पार्लियामेंट का काम है खाली लॉ को बनाना। ठीक है ना, लॉ को फ्रेम कर लेना वहाँ पे। और अगर प्रेसिडेंट की बात है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड और वी कैन से सर्मिनल हेड। और इलेक्शन कमीशन जो है सॉरी, इसका काम है इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। तो चले मूव करेंगे अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच बॉडी रिमूव्स इलेक्शन कमीशन। कौन सी बॉडी इसमें से रिमूव कर सकती है इलेक्शन कमीशन को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है इसके रिगार्डिंग। कौन सी बॉडी इसमें वो है जो इलेक्शन कमीशन को रिमूव बेटा कर सकती है। ठीक है ना। तो फिर से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। तो कौन सी बॉडी इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर सकती है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स प्रेसिडेंट सर इसको रिमूव कर सकता है। अब देखेंगे कि किन कंडीशंस पे और क्या क्या कर सकता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे पहले करेक्ट आंसर इसका है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। द चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसको CECB बोलते हैं, CECB बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, कैन ओनली बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को भी कौन जो रिमूव कर सकता है, पार्लियामेंट। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, मैं बोल रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को खाली और खाली पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। ठीक है ना, पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बात इस उसकी नहीं की, पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। ठीक है बेटा, पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खाली सिंपल इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। तो ईसी जो है, जिसको इलेक्शन कमिश्नर बोलता है, बोला जाता है, उसको कौन रिमूव कर सकता है, उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, उसको पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन जो है, उसको खाली प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। बट प्रेसिडेंट भी खुद रिमूव नहीं करेगा, उसको पहले रिकमेंडेशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, रिकमेंडेशन। याद रख लेना, उसको पहले रिकमेंड करना चाहिए। कौन करना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन अगर उसको रिकमेंड करेगा कि ये बंदा सही नहीं लग रहा, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द पर्सन। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें पता है, इसमें ऑप्शन फिर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट मैंने आपको बोला था, पार्लियामेंट खाली चीफ इलेक्शन कमीशन को जो रिमूव कर सकता है। जैसे इसमें आपको बी ऑप्शन है, तो वो भी किसके थ्रू सर, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। याद रख लेना, प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको वो रिमूव कर सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी। सुप्रीम कोर्ट की कोई इसमें अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको रिमूव करे। ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 63। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। एक मिनट आप दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। 64 हमें क्या बोल रहा है सर, 64 क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि विच टर्म रेफर्स टू डिवीजन ऑफ पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है इसमें, ऐसे, विच टर्म रेफर्स टू डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी टर्म
डिवीजन ऑफ पावर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्तेमाल बेटा की हैं। दिस इज 64 क्वेश्चन नंबर। इसमें सीधे तौर पे हमें जो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है, इसमें जो ऑप्शन है ना, वो है ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें, फेडरलिज्म, दैट मीन्स बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें से फेडरलिज्म इसमें आंसर है। फेडरलिज्म, ठीक है बेटा, फेडरलिज्म इसमें आंसर है। फेडरलिज्म है क्या सर? फेडरलिज्म एक्चुअली इज द, इसको स्वीक्स में बोलते हैं या पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं। फेडरलिज्म इज द वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग समझ लेना, वर्टिकल पावर शेयरिंग इसको बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग? जिसमें इस तरीके से यहाँ पे सेंटर होगा, समझ लेना सर, यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर के बाद पावर शेयर करेगा सेंटर अपना स्टेट्स के साथ, और कभी कभार जो स्टेट है ना, स्टेट भी फिर लोकल बॉडी गवर्नमेंट के साथ फिर पावर को शेयर करता है। तो फिलहाल इंडिया में अभी क्या है, इंडिया में थर्ड टायर गवर्नमेंट है या थ्री टायर गवर्नमेंट है। थ्री टायर गवर्नमेंट इंडिया में चल रही है। थ्री टायर गवर्नमेंट का जहाँ पे 3 जगहों पे पावर को डिवाइड किया गया है बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड द गवर्नमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर जो रहता है ना, वो सेंटर के पास ही यहाँ पे रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी टर्म इसके लिए इस्तेमाल की गई है, वो की गई है बेटा फेडरलिज्म। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे, सेक्युलरिज्म क्यों नहीं है सर? सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, ये तो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। सेक्युलरिज्म इज समथिंग डिफरेंट कंसेप्ट। इसमें जो कंसेप्ट यहाँ पे सेक्युलरिज्म है ना, हम इसमें ये लिख सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का मीनिंग ही डिफरेंट है। सेक्युलरिज्म का क्या फिर मतलब है? सेक्युलरिज्म समझ लेना सर, सेक्युलरिज्म का मतलब है equal respect for all religions, और we can say where there is no state religion, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट प्रमोट भी करेगी तो इक्वली करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बेटा, आप जो है क्वेश्चन है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्यों नहीं है? नेशनलिज्म है लव फॉर द नेशन, और वी कैन से पैट्रियोटिज्म, वी कैन से पैट्रियोटिज्म बोल सकते हैं, या जहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर हम 65 की ओर मूव करेंगे। विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? क्वेश्चन नंबर 65। तो सीधे के सीधे क्वेश्चन नंबर आंसर इसका आ जाएगा ये, और ऊपर वाले का आया था हमें फेडरलिज्म। इसका आएगा आंसर नंबर पार्ट नंबर सी, विच इज आर्टिकल 19। तो 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 65। 65 क्या बोलता है? इसमें आंसर जो है 19 है आर्टिकल, जो डील करता है किसके साथ? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसको जो है देखेंगे। असल में इस आर्टिकल में इसमें 19 आर्टिकल क्लास 1 एंड सब क्लास ए में हमें दिया गया है गारंटी किस चीज़ की? स्पीच की और प्लस एक्सप्रेशन की, दोनों चीज़ों की, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दोनों की यहाँ पे गारंटी इस आर्टिकल में दिया गया है। पर अदर्स आर रॉन्ग, ठीक है ना। ये भी देखेंगे कि सर अदर रॉन्ग क्यों है। अच्छा, कोई बोल सकता है कि आर्टिकल 14 किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 बेटा डील करेगा, ये करेगा डील राइट टू इक्वालिटी के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू इक्वालिटी के साथ, ठीक है ना। राइट टू इक्वालिटी के साथ आर्टिकल 14 डील करेगा, इक्वालिटी के साथ ये डील करेगा, राइट टू इक्वालिटी के साथ। चलिए आर्टिकल इसके बाद कौन सा है? इसमें आर्टिकल 15 भी इन्होंने दिया है। आर्टिकल 15 सर किसके साथ डील करेगा? आर्टिकल 15 करेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए उसके रिगार्डिंग ये डील करेगा। लिखेंगे यहाँ पे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो हो गया ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसका जो एक और आर्टिकल है वो कौन सा दिया हुआ है? आर्टिकल 21 भी दिया गया है। सर आर्टिकल 21 किसके साथ डील करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक तो लाइफ के साथ, राइट टू लाइफ के साथ, और बेटा पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी, पर्सनल आज़ादी जो बंदे की है,
यहाँ पे लिखोगे आप पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा 66 क्वेश्चन, ठीक है ना। 66 क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 66 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन। चलिए 66 क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, ये बोलता है कि विच ईयर इज एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। सर किस ईयर में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है और कौन इसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें से सीधे के सीधे जो है 67 वाला, 1967 वाला इसके साथ रिलेट करेगा। तो आंसर विल बी ये वाला, ठीक है। कौन सा मैंने जो लिखा इसमें 1967 विल बी द आंसर। चले इसको यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे। तो आंसर है इसमें पार्ट नंबर बी आ जाएगा आंसर 67, ठीक है ना। अब बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन असल में स्टार्ट कब हुआ है। सर असल में ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट हुआ है मिड 1960s में, स्पेशली कब 1966 से लेके 67 तक, ठीक है ना। अब मसला है सर ग्रीन रेवोल्यूशन में था क्या ऐसा, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है HYV, HYV का इस्तेमाल हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना। जिसमें वो सीड्स इस्तेमाल किए गए जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या जो है फल निकला, ठीक है ना। एक और पॉइंट आपको बेटा याद रखना है, इसमें एक और चीज़ ये किया गया, इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, जो खाद वगैरह है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया बेटा। और साथ में इसमें क्या किया गया, इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया गया। इससे भी क्या होता है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है आपको पता ही, फिर इसका रिजल्ट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही हाई हो गई। और एक और ये अच्छा, असल में इसका जो हीरो कौन था, इसको किसने लीड किया था, नाम कभी नहीं भूलोगे, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये नथन, इसको नहीं भूलोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसको मैं गोल भी करके रखता हूँ, ये इसके हीरो है, इसी ने इसको ये किया था। तो चलिए बाकी तो इसमें बाकी इसमें तो कोई ऑप्शन डिस्कस करने के लायक नहीं है। तो चलिए अब हम करेंगे बात जो है अगले क्वेश्चन की ओर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, विच पॉलिटिकल पार्टी लेड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट को चला रही थी 75 से लेके 77 तक, ठीक है ना। क्या जनता पार्टी थी, CPI थी, कांग्रेस थी या BJP थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो थी कांग्रेस, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इसमें ये मसला हो गया था, ठीक है। चलो इसको फिर से जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या था इसमें। तो उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तो जब तक मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 67 है, 67। ये क्या है, इमरजेंसी के रिगार्डिंग है। इमरजेंसी में किसकी गवर्नमेंट थी, इमरजेंसी में जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस इसमें से बेटा राइट आंसर है। कांग्रेस आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है इसमें, कांग्रेस का ऑप्शन नंबर C आपको मिलता है। चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी असल में जो डिक्लेयर हुआ ना, इमरजेंसी असल में डिक्लेयर हुआ है, इमरजेंसी डिक्लेयर बेटा हुआ है, कब हुआ है इमरजेंसी डिक्लेयर, 1975 में, याद रख लेना 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है। और उस टाइम की जो PM थी, उस टाइम की जो PM थी ना, वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इंदिरा गांधी उस टाइम पीरियड की प्राइम मिनिस्टर थी। और इसमें से जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी, वो मैंने लिखा। अच्छा इसमें से जो अब JP की बात करें, दैट इज जनता पार्टी, ठीक है ना।
फिर से इधर आइए, क्वेश्चन पे आइए एक बार। इसमें से अगर जेपी के पहले आंसर क्या है इसमें? आंसर है इसमें कांग्रेस, ठीक है ना? कांग्रेस इसमें आंसर है। चलिए अब बाकी इनकी बात करेंगे जो ये रॉन्ग वाले हैं। सर इसमें जेपी क्यों नहीं है? पहले जेपी दैट मीन जनता पार्टी। जनता पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो जनता पार्टी है ना बेटा, जनता पार्टी पता कब आया है? जनता पार्टी असल में पावर में आया है 1977 में, तो दैट इज वाई जनता पार्टी इसमें करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। सीपीआई की क्या बनेगी? नॉट, ये तो रूलिंग पार्टी थी ही नहीं, ठीक है ना? बीजेपी की अगर बात करेंगे यहाँ पे, जो इसका गलत ऑप्शन भी है, बीजेपी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। तो लेकिन बीजेपी के रिगार्डिंग आपको एक बात याद रखनी है, सर बीजेपी असल में बना ही कब? 1980 में, तो हम तो 75 की बात करें, सो इट मीन्स कि ये दोनों और ये तीनों ऑप्शन सीपीआई भी ये रॉन्ग होते हैं इसमें, ठीक है बेटा? तो चलिए बात करेंगे हम अब क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन की? हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। विच राइट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी? कौन से राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, ठीक है? तो चलिए इसकी बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, बहुत ही, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना मैंने इंपॉर्टेंट ही चूज करके रखे हैं आपके लिए, ताकि इसको अच्छे से डिस्कस करें और आपको फिर एग्जामिनेशन में बड़ा मदद मिले। तो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर है 68। 68 क्वेश्चन है, ठीक है? 68 क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन है, 68। तो इसका जो सही आंसर है, पहले फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको थोड़ा जूम करेंगे ताकि इसको समझे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? तो थोड़ा सा दीजिएगा टाइम, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कौन से राइट्स को क्या किया गया? सस्पेंड किया गया इमरजेंसी के टाइम पे। तो इसमें से जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन बेटा है इसमें सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज इज द बेस्ट आंसर, और यही इसका आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी बात यहाँ पे थोड़ा करते हैं, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं। इसमें मैंने बोला कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, इसकी मैंने अभी बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, सॉरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है बेटा? क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल? यह है आर्टिकल 32। इससे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके एफआर दैट मींस फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप कहां पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ये आर्टिकल जरूरी था, इसीलिए इसी आर्टिकल को क्या किया गया? सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे इसको आप याद रखोगे, तो क्योंकि इसमें तो वायलेशंस तो होनी थी, इमरजेंसी में वायलेशंस होनी थी। इससे क्या है? पीपल कुड नॉट अप्रोच कोर्ट्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स। इसमें यही था कि लोग अप्रोच ना करें कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है ना? अब दूसरा है, right to equality and freedom were restricted but enforced through the courts, article 32 was suspend। वो उसको तो रेस्ट्रिक्ट किया गया था, बट यहाँ पे अब देख सकते हैं कि असल में मेन पॉइंट जो था ना वो ये था, रिलीजन वाज नॉट डायरेक्टली, रिलीजन को डायरेक्टली सस्पेंड नहीं किया गया था यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये बात आप याद रख लेना। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, वो है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है? 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बोला था 42nd अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एंड द राइट आंसर इज इट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। क्या है ये? 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 69, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। अब बात करेंगे कि इसमें कि इसको क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस लाए गए, तो याद रख लेना कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजर चेंजेस लाए गए ना, वो इस 42nd अमेंडमेंट में बेटा लाए गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऐड किया गया, जैसे प्रीएम्बल में इसमें से एक तो सोशलिस्ट को ऐड किया गया, ठीक है ना? सोशलिस्ट। दूसरा बेटा इसमें वर्ड ऐड किया गया सेक्युलर, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्युलर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, सेक्युलर ऐड किया गया। और इसमें से ऐड किया गया इंटीग्रिटी के वर्ड को,
इंटीग्रिटी के वर्ड को ऐड किया गया, ठीक है ना। और एक और पॉइंट याद रखना है कि इसमें पार्लियामेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया, ठीक है ना। इट स्ट्रेंथेंड द पार्लियामेंट, स्ट्रेंथेंड द पार्लियामेंट को इसने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, तो दैट्स वाई कि इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब मसला है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें बेटा देखने हैं, ठीक है ना। मसला है कि ये जो मैग्ना कार्टा है ना, इसकी बात करेंगे, जो कि रॉन्ग आंसर है ना, मैग्ना कार्टा। ये जो मैग्ना कार्टा है ना, ये क्यों रॉन्ग है, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा क्यों रॉन्ग है सर? मैग्ना कार्टा असल में पता किस कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है? ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट को बोला जाता है, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट को बोला जाता है। याद रख लें, मैग्ना कार्टा बोला जाता है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट को। इसके बारे में अगर किसी को और इंफॉर्मेशन चाहे तो आप कमेंट में बोल लेना, ठीक है ना। तो मैग्ना कार्टा इस ब्रिटिश डॉक्यूमेंट को बोला जाता है। फेडरल अमेंडमेंट क्या है? ये कोई ऑफिशियल टर्म तो है ही नहीं, ये टर्म ही नहीं है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे याद रखोगे, ये टर्म ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है। इमरजेंसी एक्ट भी कोई एज सच की कोई करेक्ट नेम किसी एक्ट का नहीं है, ठीक है। तो आज का जो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट देना, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन उससे पहले कि हम इसको थोड़ा ऊपर खींचे और मूव करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, इसमें से 70 इसमें से आज का है, विच लीडर इम्पोज्ड द इमरजेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को पढ़ना बेकार है, ये तो मैंने बोला है उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इसलिए इसी लीडर को यहाँ पे चुना जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें इसके रिगार्डिंग में बोलूँगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन नंबर 70 के रिगार्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है ना बेटा। 70 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इमरजेंसी के रिगार्डिंग, फिर से कुछ चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे, उसकी डिस्कस करेंगे। पहला, इमरजेंसी जो पीरियड है ना बेटा, इसको डिक्लेयर किया गया है। किसको? इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। कब? 25 जून, याद रख लेना, 25 जून, एग्जैक्ट डेट में बोल रहा हूँ, 1975 को इमरजेंसी को इस डेट में डिक्लेयर किया गया। और थी कौन वहां पे उस टाइम? एडवाइस ली गई थी इंदिरा गांधी जी से, ठीक है ना। इंदिरा गांधी से एडवाइस ली गई थी, और जो कि वहां पे उस टाइम क्या थी? उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है बेटा। तो प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम जिसने ये ऑर्डर लिया? बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे ना, उसका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, उसका प्रेसिडेंट का नाम था, उसने इसको साइन किया है, फखरुद्दीन अली अहमद, याद रख लेना, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, उसने इसको बेटा साइन किया, ठीक है। उसने इसको साइन किया, फखरुद्दीन अली अहमद। बाकी क्यों रॉन्ग है इसमें, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फिर से आते हैं, अगर हम बात करेंगे बेटा पार्ट नंबर किसकी, चलिए इस कलर से करते हैं, पार्ट नंबर जवाहरलाल नेहरू। सर जवाहरलाल नेहरू उससे पहले ही वहां पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो इस डेट में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, है ना, वो इस डेट में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री बेटा प्राइम मिनिस्टर रहा है इंडिया का, कब रहा है? अगर किसी को पता होगा, वो रहा है 1964 से लेके प्राइम मिनिस्टर रहा है वो 1966 तक। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल जो है गलत है। अगर राजीव गांधी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? राजीव गांधी की। राजीव गांधी भी इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, वो इंदिरा गांधी के बाद रहे हैं। ऑलमोस्ट वो कब रहे हैं? हम लिख सकते हैं आफ्टर, वो रहे हैं आफ्टर 1984 के बाद रहा है, 1984 के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बड़े मेहनत प्यार से बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप बस जो है हमारे साथ बने रहेगा। कमेंट सेक्शन में अगर और भी कुछ आपको जो है इस रिगार्डिंग
चाहिए मटेरियल, चाहे डेटा, चाहे जो भी ये एमसीक्यूज़ की ये फ़ाइल हैं, ये चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और साथ में ये बताना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खुद भी अगर नहीं किया अभी तक तो कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी करवाइएगा सब्सक्राइब, और फिर इंशाल्लाह आपको आने वाली टाइम पीरियड में बहुत ही इस चैनल से फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।